नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। मध्य प्रदेश के सीएम का नाम सुनते ही पूरे देश का मीडिया चौंक गया। असल में मीडिया में जो नाम चल रहे थे, कयास लगाए जा रहे थे कि केंद्रीय मंत्री रहे हैं नरेंद्र सिंह तोमर, वो ही सीएम बनेंगे क्योंकि सीनियर लीडर हैं। फिर बात चल रही थी प्रहलाद पटेल को लेकर के, कह रहे थे प्रहलाद पटेल बनेंगे भाई क्योंकि वो ओबीसी हैं। अब इसी बीच में कोई नाम ले रहा है किसी का, कोई किसी का, और इसी बीच में ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर भी बात चल रही थी कि कांग्रेस से छोड़कर आए थे। और मैं भी ये कह रहा था कि जिस तरह की बातें चल रही हैं भाई, उनको प्रचार में उतारा गया, हालांकि सांसद होने के कारण उनको चुनाव नहीं लड़ाया गया, लेकिन जिस तरह से मोदी जी चौंकाने के लिए जाने जाते हैं और हेमंत बिस्व शर्मा कांग्रेस से आए थे, उनको ट्राई किया गया। इसके बाद लग रहा था कि कहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया भी मध्य प्रदेश में इस तरह का कमाल कर सकते हैं। लेकिन कुछ ही दिनों में ये चीजें भी सामने आई कि किस तरह से शिवराज सिंह चौहान वो एक अड़ते हुए नजर आए, और उन्होंने जो घोषणा की थी मीडिया में कि मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा, इससे मध्य प्रदेश की सियासत में पारा चढ़ा। तो फिर ये सवाल उठा कि अगर शिवराज सिंह चौहान इस बात पर अड़ जाते हैं कि सीएम मैं ही बनूंगा, मैं केंद्र की पॉलिटिक्स में नहीं जाऊंगा, तो कहीं गुटबाजी तो नहीं हो जाएगी, कहीं फिर 2024 का चुनाव ये मुश्किल तो नहीं करेगा पैदा। ये सब कयास लगाए जा रहे थे। तो जहां जहां जो चीजें हो सकती थी कि कहीं से कोई गुटबाजी हो सकती है, आपस में रार हो सकती है, किसी मुद्दे को लेकर तकरार हो सकती है, तो मोदी ने फॉर्मूला निकाल दिया कि जिस नाम पर कोई लड़ाई नहीं, कोई तकरार नहीं, कोई उसकी पहचान नहीं और काम करने में विश्वास करने वाला कार्यकर्ता। तो इसीलिए आपको बता दें कि ये नाम जो चुना गया मोहन यादव, ये मोहन यादव जो है उसके कारण क्या है, उसमें एक प्रमुख कारण तो ये है कि इसके नाम पर कोई विवाद नहीं है, ना कोई इनका कोई गुट है, ना कोई अपना काम है। और आपको बता दूं कि चुपचाप काम करने वाले व्यक्ति हैं। उज्जैन से विधायक थे। उज्जैन में महाकाल लोक का जो निर्माण हुआ है, उसका सारा जो काम देखा है वो इतना बेहतरीन तरीके से हुआ है। मैं खुद उज्जैन गया था और मैंने आपको बता दूं कि वहां मुस्लिमों से बात की, खास तौर पे ये बात को लेकर के कि क्या आपके साथ कोई जोर जबरदस्ती हुई है, क्योंकि लोग ये अफवाह फैला रहे थे, कांग्रेसी खास तौर पर, कि उज्जैन में लोगों के घर छीन लिए गए, जबरदस्ती उनको शिफ्ट कर दिया गया, बड़ा आक्रोश है, देखो जी मुसलमानों पर बड़ा अत्याचार हुआ है। मैंने वहाँ व्यक्तिगत तौर पर लोगों से बातचीत की। वहाँ एक सलीम है, वो अल्पसंख्यक मोर्चे के वहाँ पर अध्यक्ष हैं, और उनसे मेरी जब बात हो रही थी, मैं बातचीत कर रहा था, उन्होंने बहुत लोगों से मिलवाया। उन्होंने कहा देखिए, हमें जब सरकार मार्केट रेट से 4 गुना दाम दे रही है हमारी प्रॉपर्टी का, मेरे एक वहाँ महाकाल, अगर उज्जैन आप जाएंगे, उसके सामने एक पान की दुकान थी, और उन्होंने बताया, कह रहे देखिए हमें जब 4 गुना 5 गुना रेट मिल रहा है सरकार की तरफ से, हमारा पुराना मकान है, हमने वो बेचा, उससे डबल शहर के बाहर हमने एक नया मकान लिया, और जो बाकी पैसा बचा उसको हमने व्यापार में लगा दिया। तो हमारे लिए तो ये वरदान साबित हुआ है महाकाल लोक। मतलब उस तरह की जो योजनाएं बनाई गई, लोगों से बातचीत करके सहमति के आधार पर जो निर्णय हुआ, उसके आधार पर मैं आपको बताऊं कि वो एक मोदी जी की नजर में सीधे गए, क्योंकि मोदी जी की नजर थी इस महाकाल लोक पर। दूसरा, संघ की निकटता। तीसरी बड़ी बात, किसी विवाद में नहीं, एबीवीपी में रहे हैं, और एबीवीपी छात्र नेता रहते हुए जिस तरह के उन्होंने काम किए, हालांकि संघ की भी उनके ऊपर छोटी मोटी जिम्मेदारी रही है कि नगर कारवा जो सबसे छोटी इकाई मानी जाती है संघ में, आप समझ लीजिए उसके नीचे तो गणनायक और गण शिक्षक और ये, तो वो नगर कारवा रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं संघ की विचारधारा उनके चरित्र में रही है, और उसका इफेक्ट तो है ही है, और संघ के अधिकारियों से निकटता रही है, ऊपर से दिखाने के लिए नहीं। लेकिन मैं जानता हूं, जिसको मैं बताऊंगा नहीं, कि उज्जैन में किस तरह से उन्होंने संघ के लिए भी बहुत बेहतरीन काम किया है, उज्जैन के विधायक रहते हुए। संघ के वरिष्ठ अधिकारियों के टच में रहना, और जो कोई काम आ गया तत्काल, प्रशासनिक लेवल का कोई काम हो, सरकार से कोई काम हो, वो हो जाना सहजता से, और उसका बखान नहीं करना। इसके कारण जो विवाद हो रहा था, आपको बताएं पिछले 3-4 दिन से, मैंने पहले भी, आपको याद होगा, मैंने कहा था कि जो केंद्रीय नेतृत्व है भारतीय जनता पार्टी का, वो सब चीजों पर नजर बनाए हुए है। और यहां एक स्टाइल मोदी जी की है कि जो नाम मीडिया में चल रहा हो या चलवाया जा रहा हो, ऐसे कुछ नाम हमने देखे, उस पर नजर होती है, एक एक व्यक्ति पर नजर थी, कौन क्या कर रहा है। तब फिर
ऐसा कोई व्यक्ति जो मीडिया में अपने को हाईलाइट कर रहा हो, कोई बयानबाजी कर रहा हो, कोई गुटबाजी कर रहा हो, कोई प्रेशराइज करने की कोशिश कर रहा हो भाजपा को, वो कभी नहीं बनेगा। ये तो तय है, क्योंकि मोदी और अमित शाह वो हैं जो किसी के दबाव में नहीं आते। आप देखें छत्तीसगढ़ को लेकर, अरुण साव को लेकर मैं कह रहा था कि वो डिप्टी सीएम तो जरूर बनेंगे, क्योंकि ये माना जा रहा था कि जो वनवासी है उनमें से किसी को बनाया जाएगा। तो वहां जो है जिस तरह से वनवासी और महिला के बारे में मैं कह रहा था, लेकिन आप देखिए कि जिस तरह से वहां पर बनाए गए विष्णुदेव साय, वो एक नया नाम था, मतलब मीडिया में नहीं थे। जो मीडिया में थे वो आगे छत्तीसगढ़ में भी नहीं आए, और यही काम यहां हुआ है। आप देखेंगे कि जो बनाए गए हैं, मान लीजिए राजेंद्र शुक्ला, किसी मीडिया में कोई नाम नहीं था, लेकिन हाँ जनरल कैटेगरी से हैं इसलिए उनको डिप्टी सीएम बनाया गया। इसी तरह जगदीश रेवड़ा, कहीं मीडिया में नाम नहीं था, शेड्यूल कास्ट के कैटेगरी से आते हैं और चुपचाप उठा करके, यानी मोदी जी ने एक संदेश भारतीय जनता पार्टी के लीडरशिप को भी दिया है और आने वाले नेताओं को भी दिया है, महत्वाकांक्षी नेताओं को भी दिया है, और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में जो युवा हैं उनके लिए भी एक संदेश है। ये जो मुख्यमंत्री का चुनाव है, यादव चेहरा चुनकर जहां एक तरफ जातिगत समीकरण को साधने की कोशिश की गई है, खास तौर पे उत्तर प्रदेश जहां 80 सीटें आती हैं, बिहार जहां से 40 सीटें आती हैं, और आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में लगभग 20% यादव हैं। उस 20% यादव का इफेक्ट पड़ता है और समाजवादी पार्टी उन यादवों के बेस पे ही अपनी मूंछों पर ताव दे रही है कि भैया यहां तो 20 में से हम 15 सीट जीत ही जाएंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने 80 में से 80 सीट का जो योगी आदित्यनाथ जी ने नारा दिया है और उसकी तैयारी कर रहे हैं, ये उसमें कहीं ना कहीं सहायक होगा। इसी तरह बिहार की 40 में से 40 सीट जीतने का लक्ष्य बीजेपी ने रखा है, और बिहार में भी आपको बता दूं 14% यादव हैं, वहीं हरियाणा में 10% यादव हैं। तो जातिगत समीकरण के हिसाब से अगर मैं कहूं तो उत्तर प्रदेश में कुशीनगर, संत कबीर नगर, फैजाबाद, आजमगढ़, कन्नौज, मैनपुरी, फरुखाबाद और इटावा, ये वो सीटें हैं जिस पे यादव वोट एक निर्णायक भूमिका में होता है। अब यादव सीएम होगा तो सवाल उठेगा ना कि भाई हमने तो यादव सीएम बनाया, हमने जनजातीय समाज से एक सीएम बनाया, हमने शेड्यूल कास्ट से भी डिप्टी सीएम बनाया। आप देखिए किस तरह के समीकरण साधे जा रहे हैं, और इसी से यह सीधा हो गया कि अब हरियाणा, मध्य प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश, वहां के जो यादव हैं उनके बीच ये पैठ बनेगी। एक विश्वास भी उन लोगों को दिलाया जाएगा बीजेपी की तरफ से कि देखिए आप में से अगर कोई आगे आता है, हमारे साथ आता है, तो कल को आप कितनी भी बड़ी पोस्ट पर पहुंच सकते हैं। तो एक तो जातिगत समीकरण साधा गया, नंबर 2 ये मैसेज देने की कोशिश की गई है कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में आप देखिए जो काम कर रहे हैं उनको कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी में आगे बढ़ाया जा रहा है। अमित शाह अभी दिल्ली में जो अधिवेशन हुआ था अखिल भारतीय परिषद का, मैं उस भाषण को सुन रहा था। अमित शाह ने वहां भरे हॉल में मतलब लोगों से कहा था, जब अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यक्रम में वो गए अधिवेशन में, खुला अधिवेशन था, उन्होंने कहा कि देखिए मैं कभी सबसे पीछे बैठता था और दरी बिछाता था, आज मैं इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में हूं और देश का गृह मंत्री हूं। ये जो खूबी है ये संघ में ही हो सकती है, ये संघ के किसी प्रकल्प में हो सकती है और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में हो सकती है कि आपके अंदर अगर गुण है, आपके अंदर योग्यता और क्षमता है, तो संघ, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद या बीजेपी आप पर नजर रखती है। समय आने पर आपको उचित स्थान यहीं प्रदान किया जाता है। सोचिए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का एक कार्यकर्ता जो कभी पोस्टर लगाता है, दरी बिछाता है, वो गृह मंत्री बनता है। एक व्यक्ति मोदी जी हैं जिनके बारे में आप सब जानते ही हैं किस तरह से उनका बैकग्राउंड रहा है, और आज वो देश के प्रधानमंत्री के रूप में है। यही मैसेज अपने कार्यकर्ताओं को भारतीय जनता पार्टी देना चाहती है कि आप बेशक मीडिया में गुमनाम होंगे, लेकिन संघ की नजर आपके ऊपर, सबके ऊपर है जो देश हित में काम कर रहे हैं, जो पार्टी हित में काम कर रहे हैं, जो समाज के लिए काम कर रहे हैं। आप किसी भी पिछली पंक्ति में हो, वहां तक संघ के कार्यकर्ताओं की नजर होती है। ये छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री के चुनाव में बता दिया, मध्य प्रदेश में भी जो लोग चुने गए हैं डिप्टी सीएम, सीएम के लिए, इसमें भी मैसेज दे दिया। और अभी आप मंत्रालय जब गठन होगा तो आप देखेंगे उसमें महिलाएं भी होंगी,
और उसमें अधिक से अधिक ओबीसी समाज भी होगा, शेड्यूल कास्ट भी होगा, मतलब हर वर्ग को बराबर की भागीदारी मिलेगी। और ये जो है संदेश भारतीय जनता पार्टी का कि हम जो है जाति की राजनीति नहीं करते। ये जो विपक्ष वाले हैं, अभी जातिगत गणना कराओ, राहुल गांधी भाषणों में देते फिर रहे थे ओबीसी का क्या हिस्सेदारी है, ओबीसी के कितने अफसर देश में हैं। ये केवल भाषण देते रहेंगे और भारतीय जनता पार्टी काम कर देगी। ये काम कर दिया। अब सवाल उठेगा कि जो आप यादव पॉलिटिक्स करने वाले लालू प्रसाद यादव हो चाहे अखिलेश यादव हो, अब बताएं कि वहां उन्होंने कितने ऐसे लोग हैं जो अदर कास्ट को उन्होंने आगे बढ़ाया है। भाई यहां मुखिया पर आप सवाल उठाते हैं, बीजेपी पे सवाल उठाते हैं, ब्राह्मणवादी पार्टी है, यहां तो सब ब्राह्मण है जबकि है नहीं। तो वो ब्राह्मणवादी पार्टी आप झूठ कहकर प्रचार करते हैं, लेकिन उस ब्राह्मणवादी पार्टी जो कि है नहीं उसने सिद्ध कर दिया कि हम तो जनजातीय समाज के व्यक्ति को आगे बिठाते हैं, हम तो जो है ओबीसी को चेहरे को आगे लाते हैं, हम शेड्यूल कास्ट को आगे लाते हैं और राष्ट्रपति तक ले आते हैं। आप क्या कर रहे हो? आप देश की आजादी से लेकर 65 साल सत्ता में रहे, आपने कितने आदिवासियों को आगे बढ़ाया, कितने शेड्यूल कास्टों को आगे बढ़ाया, कितने आपने ओबीसी समाज के लोगों को आगे बढ़ाया, जबकि इस सारे समाज ने आपको वोट देकर देश की सत्ता 65 साल सौंपी। तो एक बड़ा मैसेज भारतीय जनता पार्टी ने देने की कोशिश की है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जो लोग हैं, अब उनके अंदर बड़ा उत्साह है कि देखिए वहां असल में क्या है कि वहां एक कार्यकर्ता डेवलप करने का वो बड़ा प्लेटफॉर्म है जहां राजनीति सिखाई जाती है। आप पढ़ाई कर रहे हैं, साथ के साथ आप देश के मुद्दों पर बात कर रहे हैं, चरित्र निर्माण की बात हो रही है और देश का काम वहां हो रहा है छात्र पॉलिटिक्स में। तो निश्चित रूप से नॉलेज आपको बढ़ती है। और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद दुनिया का सबसे बड़ा छात्र संगठन है, वहां एक से एक कार्यकर्ता। और अमित शाह जी जैसा बोल रहे थे कि आप देखेंगे कि कोई आपको दिखाई देगा कि बहुत अच्छा पत्रकार कोई है, तो अगर आप उससे जाएंगे कि राष्ट्र हित का कोई पत्रकार आपको दिखाई देता है, वो बताएगा आपको कि मैं तो कभी एबीवीपी में था या कभी आरएसएस में जाता था। वहां विचारधारा जो है वो सहज रूप से पढ़ाई के साथ साथ आप अगर पढ़ रहे हैं, सहज रूप से आपके चरित्र में वो आ जाती है। तो राष्ट्रवादी जो लोगों का निर्माण है वो संघ में होता है, संघ की शाखाओं में होता है, संघ से जुड़े हुए जो बाकी के उनके ब्रांचेज हैं, चाहे वो विश्व हिंदू परिषद है, चाहे वो अखिल भारतीय मजदूर संघ है, फिर चाहे वो आप देख लीजिए कि जो अभी आपने देखा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जुड़ा हुआ है और वनवासी कल्याण आश्रम है। ऐसे अनेक संघ के प्रकल्प हैं जिनको आप अंग्रेजी में ब्रांचेस कहते हैं। लाखों कार्यकर्ता उससे जुड़े हैं और सबको एक आदेश दिया जाता है कोई भी काम करने का, वो हमेशा तैयार रहते हैं। तो ये केवल संघ में हो सकता है कि आप पिछली पंक्ति में हैं, उठाकर आपको सबसे आगे ले आया जा सकता है, और आगे सबसे पंक्ति में हैं तो आपको पीछे भी बिठाया जा सकता है यदि आपकी कोई गड़बड़ है, कंप्लेंट है या परफॉर्मेंस नहीं है। ये यही हो सकता है। तो अब शिवराज सिंह चौहान है, सहजता से अगर वो इस फैसले को स्वीकार करते हैं, जिसकी मुझे उम्मीद है, तो केंद्र में मंत्रिमंडल उनके लिए तैयार है। सूत्र तो ये भी कह रहे हैं कि उनको पार्टी का अध्यक्ष भी बनाया जा सकता है, बड़ी जिम्मेदारी दी सकती है यदि शांति से वो संघ का या मैं कहूं बीजेपी शीर्ष का अनुशासन में रहकर वो सब कहना मानकर स्वीकार करते हैं, तो पार्टी आगे बढ़ाती है। चू चपड़ करेंगे, साइड कर देंगे। संघ और बीजेपी वो संगठन है जो किसी व्यक्ति के आधार पर नहीं चलता, व्यक्तियों के आधार पर चलता है। वो एक व्यक्ति के ऊपर नहीं है, वो परमात्मा की दैवीय शक्ति उसमें काम करती है। अभी उसको लेते हुए आप देखेंगे कि अब राजस्थान के बारे में चर्चा करना, कयास लगाना, अब उस पर बैन लग गया है। एक तरह से लोग अपने आप ही बंद हो गए कि भैया क्या नाम सोचें। मैं भी कुछ सोच रहा था, वो सब फेल हो गया, छत्तीसगढ़ में फेल हो गया, तो राजस्थान में भी इसी तरह चौंकाने वाला नाम कोई आपके सामने आएगा। लेकिन ये तय है कि एक सीएम, 2 डिप्टी सीएम। अब इसमें एक कयास राजस्थान को लेकर लग रहा है, तो देखते हैं वो कहाँ तक सही बैठता है। जैसे लग रहा है कि भाई आदिवासी बहुल जो है एरिया, वहाँ आदिवासी समाज के सीएम को बनाया गया। मध्य प्रदेश में ओबीसी को लेकर चर्चा थी, वहाँ ओबीसी को बनाया गया। तो क्या राजस्थान में वहाँ जाट कम्युनिटी ज़्यादा है और उसके अलावा राजपूत ज़्यादा हैं, तो कोई राजपूत समाज का व्यक्ति आगे लाया जाएगा, क्योंकि राजस्थान में एक बड़ी संख्या है। और वसुंधरा राजे सिंधिया उसी समाज से थी और उनका काफ़ी पिछले दिनों से आप सुन ही रहे हैं मीडिया में जो चल रहा है। तो कहीं दिया कुमारी को सीएम बनाया जाएगा,
या गजेंद्र सिंह शेखावत को बनाया जाएगा, अब ये विधायक दल की बैठक में ही तय होगा, क्योंकि दोनों प्रदेशों के सीएम नाम ने सबको चौंकाया है, तो राजस्थान में भी ये चौंकाने वाला नाम सामने आएगा। लेकिन मैंने आपको बताया कि मध्य प्रदेश में जो ये नाम चुना गया है मोहन यादव, इस चुनाव के पीछे का क्या कारण था? इसका एक कारण यह भी था कि जो आपस में बड़े बड़े चेहरे संघर्ष कर रहे थे एक तरह से अंदर अंदर, मैं बड़ा मैं सीनियर, उन सबको किनारे करते हुए उन्होंने कहा ठीक है भैया तुम आ जाओ आगे। तो ये भी संदेश है कि आपस में सीनियरिटी की बात ना करें, यहाँ काम करने वाले की वैल्यू है। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।